अपन अब आगे स्टार्ट करते हैं ए डॉट बी के बारे में। ए डॉट बी के बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे अपने पास ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अपने पास बहुत सारे थीटा के ऊपर डिपेंडेंट केस है। अभी अपने पास क्या है, अपन पढ़ने वाले हैं केस ऑन थीटा, थीटा पे डिपेंडेंट केस पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। थीटा का वैल्यू जिस दिन 0 हो गया उस दिन कोस 0 हो जाएगा, और कोस 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अपने पास ए डॉट बी का वैल्यू कितना बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बचेगा। ठीक है, अब अगर थीटा का वैल्यू किसी केस में पाई हो जाए, पाई का मतलब 180 हो जाए, अगर थीटा का वैल्यू 180 हो जाएगा तो कोस 180 जो होता है, कोस पाई का वैल्यू -1 होता है। तो कोस थीटा को हटा के -1 रखेंगे तो अपने पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस मोड ए माइनस मोड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा का वैल्यू 0 होगा तो ये इतना ही बचेगा, थीटा का वैल्यू पाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर थीटा 90 हो जाए तो कोस 90 जो होता है ना वो कितना होता है, 0। अब यहाँ पे अगर 0 बैठेगा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे ए डॉट बी का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर किसी केस में थीटा का वैल्यू अगर थीटा लेस देन π/2 हो गया, मतलब π/2 से छोटा हो गया, तो अपने पास कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया। तो ए डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये कंडीशन कौन से एंगल की आ गई, एक्यूट एंगल की कंडीशन आ गई, एक्यूट एंगल की कंडीशन आ गई अपने पास। किसकी कंडीशन आ गई, एक्यूट एंगल की। मतलब थीटा π/2 से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, थीटा 90 से कम होता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और एक्यूट एंगल की कंडीशन में ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आगे अपन बात करते हैं, थीटा अगर लेस देन π/2 हो जाए, मतलब थीटा का वैल्यू π/2 से थीटा का वैल्यू इस बार ग्रेटर देन π/2 हो जाए। थीटा π/2 से ग्रेटर होते ही वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि ये बात भी अपने को मालूम है, थीटा का वैल्यू है ना 0 से पाई के बीच में ही होता है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब ए डॉट बी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लेस देन 0 हो जाएगा। और ये कौन सा एंगल आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा। अपने पास कौन सा एंगल की कंडीशन आ गई, ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक चीज़ देखते हैं कि जो ये ए डॉट बी का वैल्यू जो आया है, ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और 0 भी आ रहा है। तो अपन एक बात बोल देते हैं कि जो ये अपने पास ए डॉट बी है उसका मैक्सिमम वैल्यू तो कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गया और मिनिमम ये हो गया। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू तो हो गया मोड ए मोड बी, और इसका मिनिमम वैल्यू जो हो गया वो माइनस मोड ए माइनस मोड बी। तो ये इसकी अपने पास एक रेंज भी आ गई है। तो मैं ये बात बोल देता हूँ कि ये तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है ए डॉट बी का, और ये वाला जो है वो मिनिमम वैल्यू है ए डॉट बी का। तो ये अपने पास ए डॉट बी के थीटा के ऊपर डिपेंडेंट सारे केस हो गए, जो अपन ने पहले ए डॉट बी का फार्मूला भी पढ़ा था और उसके ऊपर पूरे केस अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। वेक्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे वेक्टर की एक्सरसाइज जो अपने है उसके अंदर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है, उसके अंदर अपने पास क्वेश्चन है कि अपने को मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है। मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है। इसके अंदर अपने पास ए वेक्टर जो है वो i + j + k है। बी वेक्टर अपने पास है 2i - 7j - 3k, और सी वेक्टर अपने पास है 1/√3i
प्लस 1/√3j माइनस 1/√3 के कैप। तो सबसे पहले अपन इसका मैग्नीट्यूड कंप्यूट करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका परिमाण कैसे निकलेगा, mod ऑफ a इक्वल टू रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये अपने पास √3 हो गया, ये तीनों प्लस के ही होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप देखिए, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, स्क्वायर प्लस का ही होना है, k का स्क्वायर कितना हो गया, k के कोफिशिएंट का 9। तो ये अपने पास कितना आ गया, यहाँ से अपने पास जो है 62 रूट में अपने पास इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। ऐसे ही अपन c का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना हो जाएगा, रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 1 का 1 √3 का 3 हो गया, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 1 का 1 √3 का 3 हो गया, 1 का 1 √3 का कितना हो गया 3। तो ये अपने पास एलसीएम 3 ले लिया, तो 1 1 1 मिलके कितने हो गए 3/3 कितना आ गया 1 का मैग्नीट, इसका रूट 1 ही आ गया। इसके बाद में अपने को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, उसके अंदर अपने को क्या करना है कि सेम मैग्नीट्यूड लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन में अपने को 2 वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड हो। तो अपने को 2 वेक्टर लिखने हैं, 2 वेक्टर अपन अपनी तरफ से बनाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो अपन कोई भी एक वेक्टर अपनी मर्जी से लिख देंगे। ये लो मैंने लिख दिया और इसका मैग्नीट्यूड भी कंप्यूट कर लिया, रूट लगाया, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये अपने पास कितना प्रकट हो गया, √29 प्रकट हो गया। अब अगर है ना दूसरा वेक्टर अपने को इस टाइप से लेना है कि उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, यही हो, तो अपन क्या काम करेंगे, ये वेक्टर तो यही लिख देंगे, बस ये जो नंबर्स है ना इनको आगे पीछे लिखना है आपको, बस आगे पीछे लिख दो इनको, तो डिफरेंट वेक्टर बन जाएगा आपका। ठीक है, मतलब आप कोई भी एक वेक्टर लिखो, उसके बाद में कोई दूसरा वेक्टर लिखते हो तो इन नंबर को आप आगे पीछे कर दो, जिससे आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना जब, तो वो ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 4 का 16, इनको ऐड करोगे तो √29 ही अपने पास आ जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। ये अपन अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं और इन्हीं इसके नंबर ये ना इसमें काम में लेने हैं, बस यही नंबर काम में ले लेना, फिर बी अपने आप ही आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में वेक्टर लिखते हैं। सेम डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दो, ऐसे मैंने माइनस भी लगाया यहाँ पे। तो बी वेक्टर जब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन 2 होती है, आई की 2 होती है प्लस और माइनस, जे की भी 2 होती है प्लस और माइनस, और के की भी कितनी होती है 2 होती है प्लस और माइनस। अगर मैं यहाँ पे आई अगर प्लस का है तो मैं यहाँ आई प्लस का ही लिखूंगा, नंबर चाहे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे नंबर ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे जे किसका है, माइनस का, तो जे माइनस का ही लिखना है। यहाँ पे नंबर कुछ भी लिख दो आपको जो अच्छा लगे। यहाँ पे के प्लस का है तो प्लस ही लगाओ, नंबर आपको जो अच्छा लगे वो लिख दो। ये आपके सेम डायरेक्शन के वेक्टर बन गए हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन के वेक्टर यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ में। जैसे फोर्थ क्वेश्चन जो है अपने पास, इसके अंदर कोई जो है कोई वेक्टर है 2i + 3j, वो किसके इक्वल है, xi + yj के इक्वल है। ये कोई वेक्टर है, ये इस वेक्टर के इक्वल है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी 2 वेक्टर इक्वल हो तो आप उनका कंपैरिजन कर दो। i का कोफिशिएंट i के इक्वल, j का कोफिशिएंट j के इक्वल। यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है 2 और इक्वल में i का कोफिशिएंट कितना है x, तो 2x का वैल्यू 2 हो गया। ऐसे इधर j का कोफिशिएंट कितना है 3 और इधर j का कितना है y, तो 3 किसके इक्वल हो गया y के। x का वैल्यू ये निकल गया, y का ये निकल गया, यही अपने को निकालने थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अपने पास कोई वेक्टर है, उनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपके पास गिवन है। 2 1 है a पॉइंट और b पॉइंट आपके पास कितना है -5 7 है, और उसने बोला है वेक्टर निकालो। तो आप जब भी कभी वेक्टर निकालोगे ना
ए बी वेक्टर जब भी आपको निकालना पड़े ना, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, याद रखना, सेकंड माइनस फर्स्ट। कैसे निकलेगा, बी माइनस ए। कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। अगर यहाँ पी क्यू होता तो क्या निकालते, क्यू माइनस पी, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट, ऐसे आपको करना है। जो यहाँ पे है ना, इसको पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे ओरिजिन मैंने लगा दिया। ओ बी माइनस क्या हो गया, ओ ए हो गया। अब क्या करेंगे, देखो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, -5 -2 कितना हो गया, -7 आई कैप, प्लस 7 - 1 कितना हो गया, 6 जे कैप। ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, ए बी वैक्टर हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, ए बी वैक्टर। अगर इसके स्केलर कंपोनेंट पूछे आपसे, स्केलर कंपोनेंट, और एक आपसे क्या पूछे, वेक्टर कंपोनेंट्स, ये क्या होंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, आई का कोएफिशिएंट कितना है, -7 और जे का कितना है, 6। और इसमें आई जे लगा दोगे ना तो वो वेक्टर कंपोनेंट बन जाएंगे। इन दोनों में आई जे और के होता तो के भी लगा देते। तो ये आपके क्या है, स्केलर कंपोनेंट में आई जे के नहीं आएगा, जबकि वेक्टर कंपोनेंट में आई जे आएंगे। 2 है तो आई जे आएंगे, 3 होते तो के भी अपने पास आ जाता। उसके बाद में अपन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस बार अपने को वेक्टर सम करना है ना, वेक्टर्स का सम करना है। सम कैसे करते हैं वो मैं आपको बातें बता रहा हूं। जैसे अभी आपके पास जो है ए वेक्टर आपके पास है i - 2j + k, बी वेक्टर आपके पास है -2i + 4j + 5k, और सी वेक्टर आपके पास है i - 6j - 7k। ये आपके पास है। अब आपको इनका सम करना है, ठीक है, ऐड करना है इन तीनों को। कैसे, a + b + c करना है। तो ऐड करने का तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। सेम स्पीसीज सेम में ही ऐड होती है, मतलब सेम प्रजाति के सेम प्रजाति में ही ऐड होंगे। आई वाला आई में ऐड होगा, जे वाला जे में ऐड होगा, और के वाले जितने भी सारे हैं वो के में ऐड होंगे। देखना आप, आई कितने हो गए, +के 2i और -के 2i, तो आई वाला तो खत्म हो गया, मतलब 0i बच गया, आई तो है ही नहीं। या ऐसे कर दो, कुछ भी नहीं बचा आई में। तो जे में देखो, जे कितने, माइनस के तो कितने हो गए, 2 और 6 8 हो गए, और प्लस के 4 हो गए, तो माइनस के 4j अपने पास रिमेनिंग रहे। उसके बाद में के में देखते हैं, प्लस के तो 6k और माइनस का 7k, तो अपने पास कितना बच गया, माइनस का k अपने पास बच गया। इस तरीके से अपन इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको आई वाले में आई वाले प्लस करने हैं, जे वाले में जे वाले प्लस करने, और के वाले में के वाले प्लस करने। ऐड करने का फिनोमिना ये है। उसके बाद में अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर आपके पास कोई भी है i + j + 2k। इस वेक्टर का आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर, या इसको मात्रक सदिश भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, जैसे कोई भी वेक्टर होता है, ए कैप होता है इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए कैप का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैं इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा, देखिए आप लोग, मैं यहां ये वेक्टर लिख दूंगा i + j + 2k, और डिवाइड में क्या लग जाएगा, रूट लगाओ। i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, j के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो अपने पास कितना आया, i + j + 2k, और डिवाइड में कितना हो गया, √6 हो गया। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। और इस वेक्टर की खास बात भी होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे, i कैप a कैप इक्वल टू 1 √6 का सब में डिवाइड कर दो, तो 1/√6i + 1/√6j + 2/√6k, सेपरेट डिवाइड कर दिया मैंने। ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया है, ठीक है। अब देखो, कई बार आपको इसी क्वेश्चन में डीसीज पूछ ले, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ ले। तो डीसीज क्या होती है, बस ये जो आंसर आया है ना, इसमें पूछा नहीं है हालांकि,
इसको आप कोमा लगा के लिख दोगे तो आपकी ये डीसीज आ गई, डायरेक्शन कोसाइन से आ गई है। ठीक है, इसका मतलब एक बात बोल दूं क्या, डायरेक्शन कोसाइन जो होती है वो यूनिट वेक्टर के अंदर ही क्या होती है, इंक्लूड होती है। बस जो कोफिशिएंट होते हैं आई जे के वो ही डायरेक्शन कोसाइंस होती है। मतलब एक्स एक्सिस का जो उस लाइन के साथ एंगल, वाई एक्सिस का उस लाइन के साथ एंगल और जेड एक्सिस का उस लाइन के साथ एंगल का अपन कोस ले लेते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाती है। ठीक है, अब अपन इसी के ऊपर एक बात और करते हैं आगे। ये आपका यूनिट वेक्टर से रिलेटेड चीज हो चुकी है। आगे अपन बात करते हैं, जैसे अपने पास ये आपका 7th हो गया, फिर अपन 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कोई P पॉइंट है वो 1 2 3 है और Q पॉइंट आपका है 4 5 6। अपने को PQ वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको PQ वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो पहले आपको कौन सा वेक्टर निकालना पड़ेगा, PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। कौन सा वेक्टर निकालना पड़ेगा, PQ वेक्टर। PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट से निकलेगा। और यहाँ पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए ओरिजिन लगा देते हैं ना, Q माइनस P करते हैं। 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3i, आई जे के लगाते रहना। 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3j। 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3k हो गया। ये आपका PQ वेक्टर आ गया। और उसने बोला इसी का यूनिट वेक्टर भी निकालो, तो यूनिट वेक्टर वो निकाल दूंगा यहाँ पे मैं। यूनिट वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, PQ कैप। PQ कैप कैसे निकालेंगे बोलो, PQ कैप कैसे निकालेंगे बोलो। PQ वेक्टर तो PQ वेक्टर अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो PQ वेक्टर लिख दो आप और डिवाइड, इसका मैग्नीट्यूड लगाओ। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब अपन क्या काम करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर से चाहो तो 3 कॉमन ले लो, तो i प्लस जे प्लस के हो गया। और ये 9 कितनी टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। 9 कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। तो ये अपने पास आ गया 3i प्लस जे प्लस के और डिवाइड बाई 9। रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। और अब चाहो तो इसको सेपरेट लिख दो, तो ये 1/√3, √3 का सब में डिवाइड लगा दो। i कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये इस डायरेक्शन में आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया है। तो अगर आपको पॉइंट दे रखे हैं तो पहले P और Q की हेल्प से आप PQ वेक्टर निकालोगे और उस वेक्टर का क्या निकाल दोगे, यूनिट वेक्टर आप निकाल दोगे। ये PQ वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। नाइन जो है अपने पास, ए वेक्टर अपने पास है। ए वेक्टर आपके पास कितना है, 2i माइनस जे प्लस 2k। और बी वेक्टर आपके पास क्या है, -i प्लस जे माइनस के कैप। अपने को a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका a प्लस बी है। सबसे पहले अपन फर्स्ट में क्या करेंगे, a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, i वाला i में ऐड हो जाएगा। 2i माइनस i कितना हो गया, 1i। जे से जे कैंसिल हो गया और 2k माइनस के प्लस के हो गया। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये थोड़ा सा भारी बन रहा है, तो अपन इसको थोड़ा इजी करने के लिए इसको c एज्यूम कर लेते हैं, i प्लस के। अब इसका यूनिट वेक्टर अपने को निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, c कैप इक्वल टू c वेक्टर अपॉन c का मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा, c वेक्टर अपॉन c का मैग्नीट्यूड। तो c लिख दिया, i प्लस के। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, j है नहीं तो k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो i प्लस के और डिवाइड में कितना हो गया, 1 और 1 √2 हो गया। सेपरेट डिवाइड कर दो, 1/√2i प्लस 1/√2 के। ये इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर निकल चुका है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। इस बार अपने को एक वेक्टर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में एक वेक्टर आपके पास क्या है, जो 5i माइनस जे प्लस 2k, ये 5i माइनस जे प्लस 2k है।
और इसका मैग्नीट्यूड कितना करना है, मैग्नीट्यूड आपको ऐड करना है इसी वेक्टर का, ठीक है, मतलब इसी डायरेक्शन में ऐट मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाला है। तो ये भी आपको ना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर है, ये ए वेक्टर, इसका मैं जो नॉमिनाइज कर देता हूँ इसको, इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसका यूनिट वेक्टर बना दूंगा। यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। अगर मैंने इसका यूनिट वेक्टर बना दिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वेक्टर निकाला था, ये यूनिट वेक्टर निकाला था आपने, ये आपने यूनिट वेक्टर निकाला था आई, और ये था के, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर था। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2 1/2 हो गया। ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया था 1। तो कोई भी यूनिट वेक्टर होता है इस दुनिया में, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा, 1 कर दूंगा उसका मैग्नीट्यूड, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल देता हूँ। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर देंगे। तो ए वेक्टर अपने पास कितना है 5i - j + 2k अपॉन रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये अपने पास ए कैप इक्वल टू आ गया 5i - j + 2k, और डिवाइड में अपने पास √30 हो गया, ठीक है। चाहो तो सेपरेट डिवाइड कर दो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड, फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर है इसका, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। अपने को कितना करना है 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 ए कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 5i - j + 2k, और डिवाइड में √30 हो गया। अब चाहो तो इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 40i - 8j + 16k, और डिवाइड बाई कितना हो गया √30। ये इस यूनिट वेक्टर का क्या हो गया, यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 मैग्नीट्यूड का अपने पास क्या निकल चुका है, वेक्टर निकल चुका है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड 10 होता तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते इसको, यहाँ पे 10 से। अगर मैग्नीट्यूड 20 होता तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर होते हैं तो उनके i j k के कोफिशिएंट का रेशो सेम होता है। तो इसके ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है 2i - 3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है। अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनके, जैसे ये आपके पास a1i + a2j + a3k, और ये है b1i + b2j + b3k, ये अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो उस कंडीशन में इनके कोफिशिएंट का रेशो a1/b1 = a2/b2 = a3/b3, ये सेम होगा। तो इसी तरीके से अपन इसको करते हैं 2/-4 = -3/6 = 4/-8 अपन ने किया। तो अब इसको डिवाइड करते हैं तो -1/2 -1/2 -1/2, तीनों सेम आ रहे हैं, तो अपन बोल देंगे यस, ये तीनों वेक्टर कैसे हो गए आपके कोलिनियर हो गए हैं। तीनों वेक्टर कैसे होंगे आपके कोलिनियर हो गए हैं, ठीक है।